बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी उम्र के किसी न किसी हिस्से में किसी न किसी एज ग्रुप के साथ हमने फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट रेसलिंग ज़रूर देखी है। और हम सभी लोग ये जानते हैं कि रेसलिंग डिफरेंट मोड्स में की जाती है। ओलंपिक्स में भी रेसलिंग होती है, UFC भी रेसलिंग की एक टाइप है, लेकिन जो सबसे कॉमन टाइप है रेसलिंग की वो हमें WWE में देखने को मिलती है। जी हाँ, और आज मैं आपके साथ WWE की ही हिस्ट्री शेयर करने जा रहा हूँ। WWE जो आज दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी रेसलिंग के तौर पे मानी जाती है, इसका आगाज़ बहुत इंटरेस्टिंग था। 1953 में एक अमेरिकन बिजनेसमैन विंसेंट जे मैकमैन ने एक कंपनी शुरू की अपने दोस्तों के साथ मिलकर, जिसका नाम कैपिटोल रेसलिंग कॉरपोरेशन रखा गया। और इस कंपनी के आगाज़ में ही जो मैचेस लोगों को देखने को मिले ये बहुत इंटरेस्टिंग था। और टीवी पे इस तरह की कोई चीज़ 1950s में नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से ये लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। और लोगों के इसी इंटरेस्ट को देखते हुए विंसेंट जे मैकमैन जो एक बहुत स्मार्ट बिजनेसमैन थे, उन्होंने ये भांप लिया कि रेसलिंग को प्रमोट करने के लिए इसकी एडवर्टाइजिंग बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने इसी पे काम करते हुए रेसलिंग को स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की एक बहुत बड़ी एंटिटी बना दिया। विंसेंट जे मैकमैन ने जल्दी ही ये बात रियलाइज़ कर ली कि अमेरिका में प्रमोशन के साथ साथ रेसलिंग एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, और इसी को एक्सपैंड करते हुए वो इस कंपनी की ड्यूरेशन को डेकेड्स पे ले गए। विंसेंट कैनेडी मैकमैन, जिनको यंगर मैकमैन भी कहा जाता है, वो अपने फादर के साथ रेसलिंग बिजनेस में आ चुके थे। और रेसलिंग बिजनेस में आने के बाद वो ये जान चुके थे कि रेसलिंग अमेरिका में कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। इसीलिए 1980s में उन्होंने अपनी वाइफ लिंडा के साथ मिलकर कैपिटोल रेसलिंग कॉरपोरेशन को ख़रीद लिया। लेकिन इस परचेज़ में एक बहुत इंटरेस्टिंग क्लॉज डाला गया। वो क्लॉज ये था कि अगर विंसेंट कैनेडी मैकमैन मंथली पेमेंट्स में से एक पेमेंट भी मिस करते हैं तो उनको इस कंपनी की ओनरशिप छोड़नी पड़ेगी। बट विंस कैनेडी मैकमैन जानते थे कि ये कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस है, और इसीलिए उन्होंने बैंक्स से बहुत ज़्यादा लोन लिए और जो ड्यू डेट थी उससे पहले ही इस कंपनी की ओनरशिप को अपने पास ला के इसको WWE का नाम दे दिया। विंसेंट कैनेडी मैकमैन, जिनको रेसलिंग बिजनेस का स्मार्टेस्ट ब्रेन कहा जाता है, उन्होंने इस कंपनी को टेक ओवर करते ही इस बिज़नेस को रेवोल्यूशनाइज्ड कर दिया और हमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिली। लेट 1980s में इस कंपनी में बूम आ गया। बहुत से नए रेसलर्स हमें देखने को मिले, जिनमें हॉक होगन, आंद्रे द जायंट और बहुत से फेमस नेम्स थे। यंगर मैकमैन ने WWF की प्रोग्रामिंग पे बहुत ज़्यादा काम किया। उन्होंने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए मर्चेंडाइज सेल किए, WWF के मैचेस की टेप्स सेल की, और WWF को अमेरिका में बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया और डिफरेंट सिटीज़ में अपने रेसलर्स को ले जाके परफॉर्म करवाया और लाइव इवेंट्स क्रिएट किए और अपॉर्चुनिटीज़ दी कि फैंस अपने फेवरेट रेसलर्स को मिल सकें, जिसकी वजह से रेसलिंग काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हुई और काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू WWF के पास आना शुरू हो गया। हम में से बहुत से व्यूअर्स यही ख्याल करते हैं कि WWE की जो भी फाइट्स हैं, जो भी मैचेस हमें देखने को मिलते हैं, वो फेक हैं। इस पे मैं वीडियो में आगे जाके ज़रूर बात करूंगा, लेकिन अभी मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूं कि विंस मैकमैन यहाँ पे भी स्मार्ट खेल गए, और वो इस तरह से स्मार्ट खेल गए कि जिस तरह की स्पेकुलेशंस हमारे पास होती हैं कि WWE फेक है और इसके मैचेस की लड़ाइयाँ फेक हैं, इसी तरह की चैमगोइयाँ अमेरिका में भी हो रही थी। लेकिन जो फैंस रेसलिंग मैचेस देख रहे थे वो यही बात कर रहे थे कि ये रेसलिंग्स फेक हैं और ये प्री प्लान्ड है। लेकिन 1989 में विंस मैकमैन ने ये चीज़ पब्लिकली एक्नॉलेज की कि रेसलिंग मैचेस प्री प्लान्ड होते हैं, क्योंकि वो एक स्मार्ट बिजनेसमैन थे और एथलेटिक कमीशन के टैक्सेस से बचने के लिए उन्होंने ये स्टेटमेंट पब्लिकली दे दिया। ये ह्यूमन टेंडेंसी ही है कि जब भी कोई चीज़ फेमस होने लगती है तो उसके साथ कंट्रोवर्सीज अटैच हो जाती हैं, और शायद वो कंट्रोवर्सीज उसको और फेमस कर देती हैं। रेसलिंग कंपनी के साथ भी कुछ इसी तरह का मामला हुआ। अर्ली 90s में जब अमेरिका में रेसलिंग का बूम आ रहा था, तो इस रेसलिंग कंपनी के साथ एक कंट्रोवर्सी अटैच हो गई कि WWE के जो भी परफॉर्मर्स हैं, जो भी रेसलर्स हैं, वो स्टेरॉइड्स लेते हैं ताकि वो इतने मस्कुलर नज़र आएँ, और इसी बिना पे इस कंपनी को हैवी लॉसेस फेस करने पड़े। इस रेसलिंग कंपनी को ऑलमोस्ट $5 मिलियन का लॉस करना पड़ा, जो कि एक बड़ी अमाउंट थी। लेकिन ये स्टेरॉइड्स वाली कंट्रोवर्सी भी इस रेसलिंग कंपनी का कुछ खास बिगाड़ नहीं सकी। इससे पहले ही विंस अपनी इस कंपनी को लेके एक बड़ा फ़ैन बेस बना चुके थे, और 1993 में उन्होंने मंडे नाइट रॉ के नाम से एक टीवी शो लॉन्च किया, जो कि एवरी मंडे टीवी पे टेलीकास्ट किया जाता था। आयरॉनिकली मंडे नाइट रॉ आज की डेट तक टीवी पे टेलीकास्ट किया जाता है, एंड इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग शो इन द टीवी इंडस्ट्री। क्योंकि WWE
कॉन्टीन्यूसली फेमस हो रही थी और एक मेजर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बन चुकी थी अपने व्यूअर्स के लिए। इसी को देखते हुए विंस मैकमैन ने एक और शो लॉन्च किया जिसको कि नाम दिया स्मैकडाउन का, और ये फ्राइडे के दिन रॉ की तरह एक वीकली शो बन गया और ये आज की डेट में दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट रनिंग शो है। 2002 में विंस मैकमैन की रेसलिंग कंपनी को एक और कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा, और ये कंट्रोवर्सी इस दफ़ा पहले से ज़्यादा सीरियस थी क्योंकि ये डायरेक्ट अटैक कंपनी के नाम पे था, WWF। बेसिकली WWF रेफर्स टू वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, लेकिन WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के नाम से एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया में नेचर को प्रिजर्व करती है और जानवरों की स्पीशी का ख्याल रखती है। उन्होंने ये केस WWF पे किया जो कि WWF वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ये केस हार गई। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से ये केस हारने के बाद वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन को अपना नाम चेंज करना पड़ा, और तब से लेके आज के दिन तक वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट यानी कि WWE के नाम से ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्टेड। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग रेसलिंग के जो भी मैचेस हैं वो बेसिकली एंटरटेनमेंट बेस्ड हैं। यहाँ पे दो लोगों को लड़ते हुए तो दिखाया जाता है, लेकिन उसका मेन मकसद ये होता है कि जो ऑडियंस है वो इन लाइव मैचेस को देखते हुए एंजॉय कर सके और एंटरटेन हो सके। कैरेक्टर्स क्रिएट किए जाते हैं और एक प्रॉपर स्टोरी लाइन फॉर्मुलेट की जाती है। रेसलिंग का कोई भी मैच बिला वजह नहीं होता, बेसिकली वो एक स्टोरी लाइन को फॉर्मुलेट करते हुए और उसी को आगे चलाते हुए कंडक्ट किया जाता है। WWE के सुपरस्टार्स माइक में जो बात करते हैं या रिंग में जो परफॉर्म करते हैं, दिस इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट, और इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है और इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस होती है, और इसी बेस पे वो ऑडियंस को अपने साथ इतने लंबे अरसे तक एंगेज कर पाए हैं। WWE का प्लेटफॉर्म एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन प्रेजेंट करता है अपनी ऑडियंस के लिए। अगर किसी रेसलर की एंट्री हो रही है तो वो भी एक प्रोसीजर के थ्रू, वो भी एक स्टोरी लाइन के थ्रू हो रही है। अगर कोई रेसलर रिटायर हो रहा है तो वो भी एक स्टोरी लाइन के थ्रू ही रिटायर हो रहा है। WWE को बहुत ज़्यादा कंपटीशन का सामना भी करना पड़ा है, और इस दौरान विंस मैकमैन ने उस कंपनी को ही एक्वायर कर लिया जो उनकी कंपटीशन में थी, और इसको भी उन्होंने एक स्टोरी लाइन के थ्रू ही प्रेजेंट किया अपनी ऑडियंस के लिए। उनकी पूरी फैमिली एक स्टोरी लाइन के थ्रू ही इस कंपनी में आती है और एक स्टोरी लाइन के थ्रू ही इस कंपनी से एग्जिट लेती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, और वो हमेशा एक बात बोलते हैं दैट ही डू एवरीथिंग दैट इज़ बेस्ट फॉर बिजनेस। क्या आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि ये कितना मुश्किल काम है और इसके लिए कितनी प्रैक्टिस और कितनी मेहनत की ज़रूरत, और कॉन्टीन्यूसली रेलिवेंट रहना इट्स नेवर ईजी।